में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 16 द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके पहले लास्ट वाले वीडियो में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स को कवर कर लिया था। अब हम लोग इसमें जो है रिटर्न क्वेश्चन जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द लाइवलीहुड ऑफ पीपल इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, एक्सप्लेन द रीजन इन योर वर्ड्स। आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा है, समझा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपको अपने ओन वर्ड्स में ये बताना है कि आज भी हमारे इंडिया का जो पीपल है उनका जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या है, ज्यादा डिपेंडेंट है। इसके क्या क्या रीजन जो है हो सकते हैं। चलिए देखिए आंसर होगा इसका, मेनी पीपल इन इंडिया स्पेशली इन रूरल एरिया स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज। देखो पहला आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, हिस्टोरिकल रीजन। पहला तो आपका हिस्टोरिकल रीजन है। कैसे? हिस्टोरिकली एग्रीकल्चर हैज बीन द मेन ऑक्यूपेशन एंड द स्किल हैव बीन पास्ड डाउन थ्रू द जनरेशन। अब देखो पहला तो हिस्टोरिक रीजन है क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा या उनके फादर जो है काम करते थे, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लोगों ने उसको देखा है। तो एक तो हिस्टोरिकल रीजन है क्योंकि लोगों का मेन ऑक्यूपेशन वही है, तो जो उनके पापा उनके दादा करते आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है जनरेशन शिफ्ट होने पर जो है वो चीज उनके साथ भी आती है। तो एक तो है आपका ये हिस्टोरिकल रीजन है जिसके कारण से जो है जनरेशन बाय जनरेशन स्किल जो है क्या होती है, ट्रांसफर होती है, इसीलिए ये एक कारण है। सेकेंड है देखो लैक ऑफ अदर जॉब्स। अब हमारे इंडिया में देखो एग्रीकल्चर के अलावा अगर दूसरे सेक्टर में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर जॉब्स की कमी है, तो इसीलिए लोग मजबूरी में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करना ही पड़ता है उनको। सो देखिए देयर आर नॉट इनफ वेल पेइंग जॉब इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री और ऑफिसेस फॉर द वास्ट पॉपुलेशन स्पेशली इन विलेजेस। सिटीज में तो अवेलेबल हैं लेकिन विलेजेस में जो है बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज वगैरह प्लांट वगैरह नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है सारे लोगों को जो है एग्रीकल्चर में ही जो है अपना काम जो है करना पड़ता है। तीसरा है देखिए लैंड ओनरशिप। Many families own small plots of land which provides them with some food and income, making it their primary source of livelihood। अब देखो सबसे बड़ा चीज ये है कि जब बाहर में उनके पास जॉब नहीं है तो जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, उनका लाइवलीहुड का तो मेन यही जरिया है, उससे उनको फूड मिलता है, इनकम मिलता है, इसीलिए वो क्या करते हैं उस पर जो है डिपेंडेंट होते हैं। अगर उनके पास ये सिक्योरिटी होती कि एग्रीकल्चर के अलावा भी उनको दूसरे सेक्टर में काम करने से जो है उनका लाइवलीहुड डिस्टर्ब नहीं होगा करके, तो हो सकता है कि जो है वो लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर को धीरे धीरे शिफ्ट करके जो है फैक्ट्रीज या सर्विस सेक्टर में जाने की कोशिश करें। तो ये अपने वर्ड्स में लिखना है आपको, हो सकता है आपको स्कूल के टीचर ने अलग लिखा होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए सोशल साइंस में आप क्लास 9th में पहुंच गए हैं तो छोटे क्लासेस जैसा नहीं करना है कि जैसा टीचर ने लिखवाया एज इट इज वैसा लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेगा। अब आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखने का प्रैक्टिस जो है होना चाहिए, खासकर एसएसटी वाले सब्जेक्ट्स में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What are the reasons for the uncertainties faced by farmer? क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से जो फार्मर्स होते हैं उनके साथ हमेशा अनसर्टेनिटी जो है या अनसर्टेनिटी के जो चांसेस है वो हमेशा चलते रहते हैं। तो पहला देखिए वेदर। आज भी हमारे इंडिया में जो है क्या है, जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली डिपेंडेंट है किस पर, मानसून पर। ठीक है, सो वही चीज यहाँ बोल रहा है देखो, फार्मिंग हैवीली रिलाइज ऑन द मानसून, जिसको हम लोग रेन बोलते हैं। टू मच रेन फ्लड और टू लिटिल रेन ड्रॉट कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय क्रॉप। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो फ्लड्स आ जाते हैं जिसके कारण से फसल बर्बाद हो जाएगा, और अगर बारिश बहुत कम होती है जिसके कारण से सूखा पड़ेगा और फसल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है फार्मर्स के पास। दूसरा रीजन है मार्केट प्राइसेस। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल ऑफन फ्लक्चुएट्स। फार्मर्स माइट सेल देयर हार्वेस्ट फॉर अ वेरी लो प्राइस एंड दे स्ट्रगल टू मेक अ प्रॉफिट। दूसरा अनसर्टेनिटी का कारण ये है कि चलो बारिश ठीक ठाक हो गई, अच्छा प्रोडक्शन हो गया, लेकिन जब उसको बेचने जाते हैं तो मार्केट में जो प्राइस मिलती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, जिसके कारण से वो हमेशा क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए स्ट्रगल जो है करते रहते हैं। तीसरा है पेस्ट एंड डिजीज। अनएक्सपेक्टेड अटैक बाय पेट्स और डिजीज कैन क्विकली रूइन अ होल सीजन्स क्रॉप। अब कई बार क्या होता है किसी सीजन में जो है कुछ बीमारियां क्या होती हैं, खेतों में लग जाती हैं, जिसके कारण से पूरा का पूरा जो खेत होता है वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी है। ये सारे अनसर्टेनिटीज इंडिया और छत्तीसगढ़ के फार्मर्स के साथ जो है हमको देखने को जो है मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज इरिगेटेड एरियाज?
अब देखो इरिगेटेड एरिया जो हमारे छत्तीसगढ़ में है या इंडिया में है, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत जो है क्यों है, ये पूछा जा रहा है। पहला है, देखिए उसका रीजन, वेदर इंडिपेंडेंस। इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन द सर्टेन रेनफॉल इंश्योरिंग क्रॉप्स गेट वाटर इवन ड्यूरिंग अ ड्राई स्पेल। अगर हम लोग हमारे फार्मर्स के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज चाहे कैनल के थ्रू हो या पॉन्ड के थ्रू हो या ट्यूबवेल के थ्रू किसी भी तरीके से अगर हम प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वेदर पर जो उनके डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, काफी हद तक कम हो जाएगी। अगर किसी साल अगर बारिश अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो क्या कर सकता है जो फार्मर्स जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसका उपयोग करके जो है क्या कर सकता है, अपने क्रॉप्स को जो है बर्बाद होने से बचा सकता है। ठीक है। दूसरा, हायर यील्ड। A steady supply of water leads to healthier crop in the higher yield for some amount of land। अब क्या होता है, कई बार कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए रहता है। तो अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज है और हम लोग क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे जो है क्या कर सकते हैं, अगर उस क्रॉप तक अगर पानी को पहुंचा सकते हैं जैसा उसको नीड है उसके हिसाब से, तो फिर प्रोडक्शन भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। तीसरा, मल्टीपल क्रॉपिंग। It allows farmer to grow more than one crop in a year, increasing their income and food security। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज है तो एक खेत में एक ही क्रॉप नहीं उगाया जाएगा, एक से ज्यादा भी जो है वहां पर मल्टीपल क्रॉपिंग की जा सकती है, जिससे फार्मर का इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और फिर उसका जो लाइफ है वो लाइवलीहुड है वो क्या हो जाएगा, अच्छा जो है हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है हमको ये सब की जरूरत पड़ती है। अगला है, देखिए, decreasing level of underground water is a serious problem। write about ways to face this problem। अब हमने चैप्टर पढ़ा तो उस समय आपने बताया था कि रबी फसल के दौरान जो है क्या होता है, जो पैडी होती है, जो राइस होती है, उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली जो है रबी की क्रॉप को लगा रहे हैं, जिसके कारण से जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होते रहा है, डिस्चार्ज होते जा रहा है। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या होते जा रहा है, नीचे होते जा रहा है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए, the water level beneath the ground is falling because we are using more than is being replenished। way to face this problem includes। हमें जितना मतलब हम लोग जितना जो है पानी जमीन के अंदर भेज रहे हैं बरसात के थ्रू, उससे ज्यादा पानी तो हम लोग यूज कर ले रहे हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम जो है आ रही है। तो इसको कैसे है कैसे हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं, तो पहला है, देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जमीन के अंदर में पानी को जो है भेज सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर ऑन रूफ टॉप और इन पोन्ड्स एंड द लिटरिंग इट नेचुरली सीप इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज द वाटर टेबल एफिशिएंट। अच्छा, पहले देखो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू कैसे होता है कि हमारे बरसात के दिनों में छत का जो पानी होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो अपने घर के पास गड्ढा खोद कर पानी को वहां भेज सकते हैं, या तो हम लोग किसी तालाब में या नदी वगैरह में जो है उसको पहुंचा सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम लोग अपने घर के पास एक कुआं जैसा खोद कर या गड्ढा खोद कर पानी को, छत के पानी को अगर स्टोर करते हैं, तो नेचुरली वो पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सीप होते होते जो है जमीन के अंदर जाएगा, जिससे ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा है एफिशिएंट इरिगेशन। यूजिंग मेथड्स लाइक ड्रिप इरिगेशन, वाटर ड्रिप्स स्लोली onto the plant roots and the sprinkler which use much less water than the traditional method। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग जो है क्या करें, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज करें, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पौधे के रूट तक जो है पानी को पहुंचा सकते हैं और पानी की बर्बादी को भी कम कर सकते हैं। आजकल देखे होंगे कि जो है मल्चिंग जो है किया जाता है, मतलब इस तरीके से जो है मिट्टी के आसपास की इस तरीके से ऊपर उठाया जाता है, इसके ऊपर में पॉलिथीन बिछाया जाता है और बीच बीच में इस तरीके से गड्ढे किए जाते हैं, और इसी गड्ढों में जो है चाहे टमाटर हो चाहे मिर्ची हो लगाया जाता है, और इसी में एक पाइप भी बिछा दिया जाता है और इस पाइप में यहाँ पे होल कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो पानी है वो सिर्फ जो प्लांट लगाया है हमने उसी के रूट को मिलता है, जिससे पानी का वेस्टेज क्या होता है, कम होता है। तो ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम का जो है हम लोग यूज करके भी क्या कर सकते हैं, पानी जो है कंट्रोल में ला सकते हैं। तीसरा है ग्रोइंग लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप। हमें हमारे फार्मर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा कि आप इस तरीके के क्रॉप का प्रोडक्शन थोड़ा सा ना करें जिसमें जो है ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। आप ऐसे क्रॉप के प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस करें जहां पर पानी की जरूरत जो है कम पड़ती है करके, तो जिससे ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन जो है हमको मिल सकता है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एज द टोटल प्रोडक्शन इन द
from farms has increased, there has been a stimulus decrease in the fertility of soil. What are the reason for this? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जहां पर एक तरफ जो है ईयर बाय ईयर क्रॉप का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या होते जा रही है, ईयर बाय ईयर डिक्रीज होते जा रही है। तो क्या इसके रीजन हो सकते हैं? तो पहला देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि किस तरीके से जो अभी का जो हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है जैसे धान का, वो किस तरीके से कमर्शियलाइज्ड हो गया है। मतलब अब जो फार्मर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो सके और उसको फिर हम लोग क्या कर सकें, बेच सकें। तो उसी ज़्यादा प्रोडक्शन के लालच में जो है क्या किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया और पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है क्या कर रहे हैं, डालते हैं, जिसके कारण से ज़मीन में थोड़ी देर के लिए जो है फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो उसमें जो नेचुरल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। तो इसी कारण से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। इन केमिकल्स के कारण से जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं वो मर जा रहे हैं और फर्टिलाइजर्स के कारण जो है प्रोडक्शन जो है क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। दूसरा रीजन है कंटिन्यूअस क्रॉपिंग। अभी देखो जैसे खरीफ सीजन मतलब बरसात के सीजन में भी उसी जमीन पर खेती की जाती है, फिर गर्मी के सीजन में भी उसी पर खेती की जाती है, तो जमीन को रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो जिसके कारण से कंटिन्यूअसली जो है क्या होते जा रहा है, उसका जो है यूज होते जा रहा है, जिसके कारण से उसकी फर्टिलिटी क्या होते जा रही है, डाउन होते जा रही है। तीसरा है लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। पहले के जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, काउ डंग, नीम के पत्ती ये वगैरह सब का छिड़काव करते थे, लेकिन आज के डेट में ये सब चीज़ें कम हो गई हैं और यहाँ पर काउ डंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं डाला जा रहा है, जिसके कारण से जो है क्या होती जा रही है, इसकी भी फर्टिलिटी डाउन होते जा रही है। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह भी डालेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी को हम लोग रिकवर जो है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मिक्स्ड एंड द मल्टीपल क्रॉप फार्मिंग आर हाईली बेनिफिशियल फॉर फार्मर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। हमने पढ़ा है कि अगर जो फार्मर्स हैं अगर वो मिक्स्ड और मल्टीपल क्रॉपिंग करें तो ये हमारे फार्मर्स के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। कैसे, देखो पहले हम लोग समझते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब क्या है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड। एग्जांपल के लिए व्हीट और ग्राम, मतलब एक ही खेत में एक ही समय में जो है दो या दो से ज्यादा क्रॉप का एक साथ प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे आप व्हीट और ग्राम का प्रोडक्शन एक साथ कर सकते हैं। वहीं पर मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड इन अ सिंगल ईयर। जहां पर हम लोग एक ही समय में दो से ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। और साल में जब हम लोग एक खेत पर एक से ज्यादा टाइप के क्रॉप को लगाते हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे पहले खेत में धान लगा लिए, धान हुआ, उसके बाद उसमें जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, उड़द, मूंग, इस तरीके के दाल वाली चीजें जो है क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग जो है बोलते हैं। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब एक ही समय में दो या दो से ज्यादा को लगाते हैं और मल्टीपल में एक साल में एक खेत में एक से ज्यादा क्रॉप को लगाते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, देखो पहला है रिस्क रिडक्शन। इफ वन क्रॉप्स फेल ड्यू टू द वेदर और पेस्ट, द फार्मर स्टिल हैज द अदर क्रॉप टू रिलाई ऑन फॉर इनकम। इससे क्या होता है, देखो अगर हमने एक खेत में जो है एक से ज्यादा लगाया है, चाहे मिक्स्ड क्रॉपिंग हो चाहे मल्टीपल क्रॉपिंग हो, किसी भी रीजन से, मान लेते हैं किसी बीमारी के कारण से या नेचुरल कैलेमिटी के कारण से जो है क्या होता है, कोई एक फसल जो है बर्बाद हो जाती है, तो जो दूसरा जो क्रॉप है वो तो सरवाइव करने के लिए रहेगा ना। मतलब जहां पर पहले कुछ नहीं मिल रहा था अब वहां पर थोड़ा बहुत तो मिलेगा, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोलते हैं ना। तो वही है कि एक खेत में अगर आपने वीट और ग्राम को लगाया है, सपोज आपका वीट जो है किसी भी कारण से खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इनकम इस ग्राम से तो मिल जाएगा ना। तो इससे क्या हो सकता है, आपका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पहला है। और दूसरा है इंक्रीज इनकम। अगर दोनों फसलें अच्छे से हो गई तो आपका इनकम क्या होगा, ऑब्वियसली जो है बढ़ेगा। ठीक है, जहां पर पहले आप एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे अब वहां दो का हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो इससे आपका इनकम भी तो इफेक्ट होगा ना। तीसरा है, देखिए, इंप्रूव्ड सॉइल हेल्थ। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स स्पेशली पल्सेस lignums in a rotation helps to naturally enrich the soil with nutrients like nitrogen.
ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, राइस या व्हीट के बाद जो है उसमें पल्सेस लगाते हैं या लिगुमस जो हम लोग दाल वाली फसलें लगाते हैं रोटेशन कर करके, तो इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो नेचुरल फर्टिलिटी है, वो रिकवर होती है। क्योंकि जो पल्सेस के जो रूट्स होते हैं उस पर राइजोबियम जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अलग एक साल में जो है अलग अलग जो है हमें क्रॉप्स जो है लेने चाहिए। खासकर जो है ये गर्मी या खरीफ सीजन में जो है पल्सेस वगैरह जो है जरूर लगाना चाहिए, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, मेंटेन रहेगी। अगला है देखिए, सजेस्ट वेज इन विच फार्मर कैन गेट अ फेयर वैल्यू फॉर देयर प्रोड्यूस, फार्मर कैन गेट अ फेयर वैल्यू थ्रू। अब देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ सजेशन आप यहाँ पर बताइए चैप्टर को पढ़ने के बाद, या आपके दिमाग में कुछ ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है क्या जिससे जो फार्मर्स हैं उनको उनके क्रॉप के प्रोडक्शन का जो है क्या मिले, फेयर वैल्यू मिले। तो हमने तो एक चीज पढ़ा है, सबसे पहले है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है क्या करती हैं, देती हैं। तो द गवर्नमेंट शुड इफेक्टिवली अनाउंस एंड इंश्योर दैट द इसेंशियल क्रॉप आर बॉट फ्रॉम फार्मर्स एट अ गारंटीड एमएसपी प्रिवेंटिंग डिस्ट्रेस सेलिंग। तो ये तो एमएसपी तो एक बहुत अच्छा है ही, जहां पर फार्मर्स ये इंश्योर हो जाता है कि अगर मैं किसी क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा हूं और अगर उस क्रॉप पर जो है गवर्नमेंट ने जो है अगर एमएसपी डिक्लेयर किया है, मतलब मुझे कम से कम इस क्रॉप का इतना प्राइस तो मिलेगा। जैसे अगर धान की बात करें, अगर धान का एमएसपी अगर 2400 रुपए है, 2400 रुपए है, तो किसान एक तरीके से ये इंश्योर रहेगा कि एक क्विंटल में मुझे 2400 रुपए मिनिमम तो मिलेगा ही करके, ठीक है। तो इससे उसकी फेयर वैल्यू जो है क्या हो सकती है, उसको मिल सकती है। अगला है बेटर स्टोरेज फैसिलिटी, providing proper safe storage so farmers don't have to sell immediately when prices are low। मतलब हम लोग जगह जगह पर क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज फैसिलिटीज जो है बना सकते हैं, वेयर हाउस वगैरह, जिससे अगर किसी क्रॉप का अगर कीमत अभी कम चल रहा है तो उस समय उसको इमीडिएटली बेचने की जरूरत ना हो, उसको स्टोर करके अच्छे से रख सके कोल्ड हाउस में। फिर जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तब जाकर वो अपने सामान को क्या कर सके, बेच सके। तो इस तरीके के वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज है हमें बनाने चाहिए गवर्नमेंट के हेल्प से, जिससे फार्मर्स जो है वहां पर स्टोर करके रख सके सेफली। अगला है देखिए, डायरेक्ट मार्केटिंग, allowing farmers to sell directly to consumers through the farmers market or online platform or large buyers bypassing middlemen who often take a large share of the profit। मतलब हमें कुछ ना कुछ इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर बनाना चाहिए जिससे जो फार्मर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में ये जो मिडिल मैन आ रहे हैं जो कि प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, उसको हम लोग खत्म कर सकें। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है मंडीज बना कर रखी है, जहां पर जो है डिजिटल बोर्ड्स में वहां पर आप देख सकते हैं कि इस सब्जी की प्राइस इतनी चल रही है, इस सब्जी की प्राइस इतनी चल रही है करके। पोर्टल भी बनाया है गवर्नमेंट ने जो है, देखिए यहाँ पर नाम पोर्टल, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर करके इस तरीके से एक NEM या NAM करके एक पोर्टल है, वेबसाइट है, जहां पर जाकर जो है आप क्या कर सकते हैं, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, मेघालय में, असम में टमाटर की कीमत कितनी चल रही है वहां पर देखकर आप डायरेक्ट वहां के जो है किसी सेलर से कांटेक्ट करके अपने सामानों को जो है बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फैसिलिटीज अवेलेबल है गवर्नमेंट के थ्रू, जहां पर आप घर बैठे जो है पूरे इंडिया में क्या रेट चल रहा है सब्जी भाजी का वो देखकर जो है आप अपना जो है सेल जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस डिस्कस द स्टेप दैट शुड बी टेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर कुछ सजेशन देना है जिससे हम लोग फार्मर्स का क्या कर सके, वेलफेयर कर सके। तो पहला तो यह है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब कई सारे फार्मर्स को ये नहीं पता रहता है कि उनकी सॉइल की कंडीशन कैसी है, क्या उनकी सॉइल जो है एसिडिक है या उनकी सॉइल जो है बेसिक नेचर की है या उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो ये हम लोग उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करके या ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इससे हम लोग उसको कम कर सकते हैं। सो ऑफरिंग ट्रेनिंग ऑन द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, पेस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। इसके अलावा वहां पर हम लोग उनको ट्रेनिंग में ये भी बता सकते हैं कि आज की मॉडर्न फार्मिंग किस तरीके से हो रही है, आपको जो है किस तरीके के पेस्ट कंट्रोल यूज करने हैं, किस तरीके से वाटर को आपको मैनेज करना है, ये सब ट्रेनिंग जो है हम लोग दे सकते हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, improving rural roads, electricity supply and the connectivity to the market to help transport and sell produce more easily।
किसानों के लिए जो है मार्केट तक पहुंचने के लिए जो है रोड्स अच्छे होने चाहिए, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए जिससे वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप किया जा सके, मार्केट तक कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हम लोग फार्मर्स का जो है क्या कर सकते हैं, हेल्प जो है कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ओपी पटेल के नाम से सर्च करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके नोट्स भी जो है बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।